एवरीवन। आज हम लोग व्याकरण में पढ़ेंगे वाक्य। तो सबसे पहले परिभाषा। वाक्य भाषा की मुख्य इकाई है जिसके द्वारा हम अपने भावों को प्रकट करते हैं। इस प्रकार हम कह सकते हैं पदों के व्यवस्थित समूह को जिसमें अर्थ देने की क्षमता होती है उसे वाक्य कहते हैं। और अब वाक्य में शब्द तथा क्रिया का महत्व। बेटा, शब्दों का अपना महत्व होता है, अपना अर्थ होता है, किंतु जब तक हम शब्दों को एक निश्चित क्रम, एक निश्चित गति तथा क्रिया के प्रयोग के साथ नहीं बोलते, लिखते, पढ़ते हैं तब तक वे वाक्य नहीं कहलाते हैं। जैसे कोई बच्चा कहता है नई यूनिफॉर्म, नई किताब, तो श्रोता ये नहीं समझ पा रहा है कि बच्चा क्या कहना चाह रहा है, किंतु जब बच्चा कहता है कि नई यूनिफॉर्म लेना है, मुझे नई किताब लेना है, अब श्रोता समझ गया कि बच्चे को नई किताब और नई यूनिफॉर्म लेना है। और अब वाक्य की पहचान कैसे पहचानेंगे हम, ये वाक्य है। तो बेटा, वाक्य में अंत में हमेशा पूर्ण विराम, प्रश्नवाचक चिन्ह और विस्मयादि बोधक चिन्ह आता है। जैसे तुम कहाँ जा रहे हो, प्रश्नवाचक चिन्ह, मैं बाजार जा रहा हूँ, पूर्ण विराम चिन्ह, अरे रुको, विस्मयादि बोधक चिन्ह। और अब वाक्य की रचना। वाक्य की रचना कैसे होती है? तो बेटा, शब्दों के मेल से वाक्यों की रचना होती है, किंतु जब हम बड़ी कक्षा में आते हैं तब हमें शब्द और पद के बीच अंतर जानना जरूरी होता है। तो बेटा, अगर हम शब्दों को अलग अलग लिखते हैं तब वे शब्द कहलाते हैं, किंतु जब हम शब्दों को वाक्यों में प्रयोग कर देते हैं तब वे वाक्य कहलाते हैं। जैसे राम एक अच्छा लड़का है, ये क्या है? ये 5 शब्द है जब अलग अलग लिखे गए, लेकिन जब हम इन्हें वाक्य बनाकर लास्ट में पूर्ण विराम दे दिए तब ये 5 पद हो गए। इस प्रकार हम कह सकते हैं पदों के व्यवस्थित समूह को वाक्य कहते हैं। और अब संरचना की दृष्टि से वाक्य के अंश या अंग। संरचना की दृष्टि से वाक्य के 2 अंग होते हैं, उद्देश्य और विधेय। उद्देश्य क्या होता है? वाक्य में जिसके विषय में बताया जाता है वह उद्देश्य कहलाता है। जैसे रोहन पढ़ता है, सीता लिखती है, तो रोहन और सीता उद्देश्य हैं, क्योंकि वाक्य में रोहन और सीता के बारे में बात किया गया। और विधेय क्या होता है? उद्देश्य के बारे में जो बात बताई जाती है वह विधेय कहलाता है। जैसे रोहन पढ़ता है, सीता लिखती है, यहाँ पढ़ता है, लिखती है, विधेय हुआ। किंतु बेटा, कभी कभी वाक्य में उद्देश्य और विधेय का लोप भी होता है, अप्रकट रूप में भी रहते हैं। जैसे हमने कहा खड़े हो जाओ, इस वाक्य में तुम उद्देश्य का लोप है। उसी तरह हमने कहा खाना खा लीजिए, आप उद्देश्य का लोप है, अप्रकट रूप में है। इसी तरह से कई बार विधेय भी वाक्य में प्रकट नहीं होता है। जैसे हमने कहा बाहर कौन खड़ा है, आपने बताया मोहन। अब मोहन उद्देश्य है और विधेय खड़ा है, इसमें क्या है? प्रकट नहीं हो रहा है, अप्रकट रूप में है। और अब इसके बाद विस्तार। बेटा, व्याकरण में कुछ ऐसे भी शब्द होते हैं जिनके द्वारा उद्देश्य और विधेय का विस्तार किया जाता है। विस्तार का मतलब और अधिक स्पष्ट करना, क्लियर करना। तो सबसे पहले उद्देश्य का विस्तार। जिन शब्दों के द्वारा उद्देश्य को और अधिक स्पष्ट किया जाता है उन्हें उद्देश्य का विस्तार वाले शब्द कहते हैं। जैसे रोहन पढ़ता है, मेरा भाई रोहन पढ़ता है, मेरा छोटा भाई रोहन पढ़ता है। अब पहले वाक्य में रोहन कौन है नहीं पता, दूसरे वाक्य में और स्पष्ट हुआ मेरा भाई रोहन, तीसरे वाक्य में और स्पष्ट हो गया कि मेरा छोटा भाई रोहन। तो यहाँ पे मेरा छोटा शब्द से उद्देश्य का विस्तार हुआ। उद्देश्य की भांति ही विधेय के भी विस्तार करने वाले कुछ शब्द होते हैं। जैसे रोहन जाता है, रोहन स्कूल जाता है, रोहन प्रतिदिन स्कूल जाता है। तो रोहन जाता है, कहाँ जाता है नहीं पता था, फिर स्कूल जाता है, लेकिन कब जाता है नहीं पता था, प्रतिदिन जाता है। तो ये स्कूल और प्रतिदिन शब्दों से
विधेय का विस्तार हुआ। किंतु बेटा विधेय का विस्तार कैसे होता है यह जानना जरूरी है। तो पहला विधेय का विस्तार कर्म द्वारा, कर्म के द्वारा विधेय में और स्पष्टीकरण। हमने कहा मोहन लेख लिखो, लेख कर्म है और अब इसका विस्तार कैसे होगा, मोहन ज्ञानवर्धक लेख लिखो। तो क्या है, लेख का और अधिक स्पष्टीकरण हो गया कि लेख ज्ञानवर्धक होना चाहिए। उसी तरह से क्रिया का विस्तार, क्रिया सीता लिखती है लेकिन कैसा लिखती है वो नहीं पता है। सीता साफ सुथरा लिखती है, साफ सुथरा शब्द से लिखना क्रिया का विस्तार हुआ। और अब रचना के आधार पर वाक्य के अंग, रचना के आधार पर वाक्य के 3 अंग होते हैं। पहला एक क्रिया वाले वाक्य या सरल वाक्य। तो बेटा जिन वाक्यों में एक ही क्रिया का स्पष्टीकरण होता है उसे एक क्रिया वाले वाक्य या सरल वाक्य कहते हैं। जैसे गुड़िया दूध पीती है, बच्चा खेलता है आदि। दूसरा एक से अधिक क्रिया वाले वाक्य या संयुक्त वाक्य। जिन वाक्यों में एक से अधिक क्रिया प्रकट होती है और जिन्हें समुच्चय बोधक शब्दों के द्वारा जोड़ा गया होता है उसे संयुक्त वाक्य कहते हैं। जैसे मोहन टहलने जाता है फिर योगा करता है, इसमें 2 क्रिया प्रकट हो रही है। और तीसरा मिश्रित वाक्य, मिश्रित वाक्य में एक प्रधान वाक्य होता है और दूसरा गौण वाक्य होता है। गौण वाक्य प्रधान वाक्य पर आश्रित होता है। जैसे अंधेरा होते ही तारे टिमटिमाने लगते हैं, जो धनी है वह हर कुछ खरीद सकता है। तो इसमें दूसरा वाक्य जो है वो पहले वाक्य पर आश्रित है। और यहाँ हमारा वाक्य चैप्टर पूरा हुआ। धन्यवाद। आपका दिन मंगलमय हो।